नमस्कार, सुप्रभात। समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत ने चीन के हॉटन प्रांत में 2 नए काउंटी बनाने पर दर्ज किया कड़ा विरोध। तथाकथित काउंटी के कुछ हिस्से आते हैं लद्दाख में। नागपुर हिंसा के सिलसिले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे नागपुर। सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना मामले में 3 एफआईआर की दर्ज। दिल्ली और नोएडा में ली तलाशी। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का है आरोप। इजराइल की सेना गाजा में अंदर तक घुसी। गाजा के एकमात्र कैंसर अस्पताल को बनाया निशाना। संघर्ष विराम खत्म होने के बाद अब तक 600 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। और आईपीएल का 18वां संस्करण आज से होगा शुरू। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा पहला मैच। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने चीन के हॉटन प्रांत में नए काउंटी बनाने पर कूटनीतिक माध्यमों से गंभीर विरोध दर्ज कराया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि इन तथाकथित काउंटी के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के लद्दाख में आते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने इस क्षेत्र में अपने क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस बात से भी अवगत है कि चीन सीमावर्ती क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार पर सावधानीपूर्वक और विशेष ध्यान दे रही है ताकि इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति दी जा सके और साथ ही भारत की सामरिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। नागपुर में हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे इस मामले में अब तक पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 105 हो गई है। नागपुर हिंसा के सिलसिले में 10 किशोर भी हिरासत में लिए गए हैं। इस हिंसा को लेकर 3 नई प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं। कुल मिलाकर इस मामले में अब तक 13 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने कहा कि शहर के कुछ हिस्सों से कर्फ्यू हटाने का फैसला उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भ के सबसे बड़े शहर नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद पहली बार कल देर शाम नागपुर पहुंचे। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नागपुर में रात्रि विश्राम करेंगे और उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। सूत्रों ने बताया है कि वे आज मीडिया से मिल सकते हैं और शहर के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। और इससे पहले दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि नागपुर हिंसा के दिन सोशल मीडिया पोस्ट पर अधिक प्रभावी तरीके से नजर रखी जानी चाहिए थी, क्योंकि इससे पुलिस को ये पता लगाने में मदद मिलती कि क्या योजना बनाई जा रही थी। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि खुफिया स्तर पर कोई विफलता थी। फडणवीस ने कहा कि पुलिस की प्रतिक्रिया उचित थी और ये नहीं कहा जा सकता कि ये अपर्याप्त थी। नागपुर के कई हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की खबरें आईं। ये हिंसा छत्रपति संभाजी नगर स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक लेख वाली चादर जलाने की अफवाह के बाद हुई थी। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हजारों करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना मामले में 3 एफआईआर दर्ज की हैं और इसके साथ ही जांच एजेंसी ने दिल्ली और नोएडा में कई स्थानों पर तलाशी भी ली है। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के आवंटन, विकास और मंजूरी में कथित अनियमितताओं का मामला 2011 से 2014 के बीच मायावती और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल का है। कैग की रिपोर्ट जारी होने के बाद अनियमितताएं उजागर हुई और 9,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का मामला सामने आया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री ईपी चैथग्रीन से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए बताया कि मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य पेशेवरों के आदान प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित एक मंत्रालय स्तरीय समझौता ज्ञापन
का प्रस्ताव रखा गया है और इसके अलावा उन्होंने भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने के महत्व पर भी जोर दिया, जिससे एंटीगुआ और बारबुडा के स्वास्थ्य सेवा तंत्र में सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली के चिल्ला गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी जमीन पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अवैध कब्जे को लेकर अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि चिल्ला गांव में निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने बताया कि सरकारी जमीन पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने अवैध कब्जा कर लिया है। ये पूरी तरह नामंजूर है और इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन अतिक्रमणों को हटाया जाए। दिल्ली में घुसपैठ और अवैध कब्जे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या का मुख्य आरोपी अजय कुमार मारा गया। अजय पर बनारस से आई 32 वर्षीय महिला की हत्या का आरोप था। यह हत्या दुष्कर्म की कोशिश में महिला का गला घोंट कर की गई थी। डीसीपी पश्चिमी और क्राइम ब्रांच की टीम ने अजय को पकड़ने के लिए महमूद नगर इलाके में घेराबंदी की। इस दौरान अजय ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया और इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार अजय पर हत्या, लूट और अन्य गंभीर मामलों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया ऑटो रिक्शा भी बरामद कर लिया है। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब रोकने का प्रयास किया गया तब उस व्यक्ति ने गाड़ी मुख्य सड़क से कच्ची सड़क पर उतार दी और उतारने पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उसके बाद वो पैदल भागा और भागते समय उसने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए, जिससे वो घायल हो गया और उसको तत्काल CSC में भेजा गया और वहाँ से उसको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। और इसके साथ जो उसके पास से जो एक देसी तमंचा और 2 मोबाइल भी बरामद हुए, जिस मोबाइल में उसमें से एक मोबाइल वो मोबाइल था जो उस मृतक युवती का था, जिसको उस घटना के दिन इसने उसे छीना था। जो अजय नाम का व्यक्ति है, इसे पुलिस कमिश्नर लखनऊ महोदय की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन जबरन खत्म कराने के बाद से किसानों और भगवंत मान सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। पंजाब सरकार ने किसानों के साथ पहले तो जबरदस्ती की और फिर किसानों के साथ बैठक करके मामला सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने सरकार के साथ बैठक से इनकार कर दिया। भगवंत मान के साथ किसानों के बात करने से मना कर दिया है और संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 मार्च को जबरी विरोध दिवस मनाने की भी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने किसानों के साथ जो बर्ताव किया है, उसके बाद वह आपका किसानों के प्रति दोहरा रवैया सामने आ गया है। मान सरकार की मनमानी, किसानों ने सबक सिखाने की ठानी। जबरन प्रदर्शन स्थलों से हटाने पर फूटा गुस्सा। 28 मार्च को जबरी विरोध प्रदर्शन मनाएंगे किसान। पंजाब हरियाणा सीमा से किसानों को जबरन हटाने के बाद उन्हें मनाने की कवायद के तहत पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों को बैठक का न्योता भेजा, लेकिन अपमानित हुए किसानों ने बैठक में आने से ही मना कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने शंभू और खनौरी के किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए सरकार के साथ कोई भी बैठक करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि जबरन प्रदर्शन स्थलों से हटाए जाने से गुस्साए किसान नेताओं ने पंजाब विधानसभा के सामने मार्च करने का ऐलान किया है, जिसके बाद भगवंत मान सरकार ने शुक्रवार शाम 4 बजे किसानों को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में वार्ता के लिए बुलाया था। इस बैठक की अध्यक्षता पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया करने वाले थे। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 1 साल से अधिक समय से डेरा डाले किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर स्थित किसानों के टेंट और अस्थायी ढांचे को हटा दिया। पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद लौटते समय मोहाली में हिरासत में ले लिया था। किसान पंजाब सरकार की कार्रवाई से काफी आहत हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 मार्च को जबरी विरोध दिवस मनाने की भी घोषणा की है। जो हमारे साथ जुल्म हुआ, जो हमारे साथ तशद्दुद हुआ, वो बॉर्डरों पर गैर संवैधानिक
तरीके से हमें उठाया गया, हमारे लोगों को परेशान किया गया, उसके लिए हमने जो मीटिंग ना करने का विचार बनाया है। ऑपरेशन के खिलाफ हम 28 मार्च को सभी डीसी हेडक्वार्टर्स पर कार्यालयों पर हम धरने मुजाहरे 11 से 3 बजे तक करेंगे। जो दमन की नीति अपना रही है स्टेट गवर्नमेंट, इतिहास में पहली बार हुआ है कि मीटिंग पर अपने घर में बुलाएं और साथियों को जाने वक्त उनको गिरफ्तार करके उनको जेलों में डाल दें। जो चलता हुआ मोर्चा है उस पर बलडोजर चला दें। पंजाब हरियाणा सीमा से किसानों को हटाने की पंजाब पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद हाईवे को खाली करा दिया गया है, जिसके बाद अब हाईवे पर वाहन परिचालन शुरू हो गया है। दरअसल खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन पिछले साल 13 फरवरी से चल रहा था। किसानों की मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक चले इस प्रदर्शन के कारण स्थानीय लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। इस फैसले से आसपास के लोग खुश हैं। पिछले 1 साल से बॉर्डर बंद होने की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बॉर्डर बंद होने से न सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई, बल्कि आर्थिक नुकसान भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में भारत मंडपम में शुक्रवार को एम्स दिल्ली के 49वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। दीक्षांत समारोह में 1886 मेडिकल छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर मेडिकल के छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दिल्ली का एम्स लाखों लोगों के लिए आशा का प्रतीक है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एम्स दिल्ली उन लाखों रोगियों के लिए आशा का प्रतीक है जो अक्सर दूर दूर से इलाज के लिए आते हैं। इसके प्रोफेसर, डॉक्टर और पैरामेडिक्स गैर चिकित्सा कर्मियों की मदद से वंचितों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का समान समर्पण और सहानुभूति के साथ इलाज करते हैं। ये कहा जा सकता है कि एम्स गीता के कर्म योग की चलती हुई प्रयोगशाला है। ये बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में आयोजित एम्स दिल्ली के 49वें दीक्षांत समारोह में कही। AIIMS is a symbol of hope for millions of patients who come here for treatment, often from afar. Its faculty, helped by paramedics and non-medical staff, treat the underprivileged and the privileged with the same dedication and empathy. In fact, I would say that the AIIMS is a running laboratory of the Gita's Karma Yoga. इस मौके पर मेडिकल छात्रों को डिग्रियां भी प्रदान की गईं। इसके अलावा अपनी सराहनीय सेवाओं के जरिए एम्स दिल्ली की प्रतिष्ठा में इजाफा करने वाले 8 डॉक्टर्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपको अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उज्जवल करियर बनाना है, बल्कि वंचितों की मदद करने के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। For millions of patients who come here for treatment, often from afar. Its faculty, helped by paramedics and non-medical staff, treat the underprivileged and the privileged with the same dedication and empathy. In the 69 years of its existence, the brand AIIMS has stood the test of time because of its commitment to values. इस खास मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स अपनी काबिलियत के बल पर देश में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, रिसर्च हो, और सबसे बड़ी बात हेल्थ केयर और हेल्थ डिलीवरी की है। इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक अपना नाम कमाया है और मुझे खुशी है कि आपने नेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आपने लगातार अपने आप को टॉप पर रखा है। इसके लिए मैं आपको विशेष बधाई देना चाहता हूँ। बहरहाल एम्स आज उपचार के साथ साथ देश का अग्रणी संस्थान है। डीडी न्यूज के लिए अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में 1 दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए एक स्वागत योग्य और समावेशी समाज बनाना है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत सरकार सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रयत्नशील है। भारत सरकार सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से दिव्यांग भाइयों और बहनों के सशक्तिकरण और समान भागीदारी करने के लिए प्रयत्नशील है। सुगम्य भारत अभियान फिजिकल के साथ साथ डिजिटल सुगमता विकसित करने पर भी केंद्रित है। सरकार दिव्यांगजनों के एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परिजनों को लागू कर किए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से दिव्यांग भाइयों और बहनों को ये दिशा बढ़ती अर्थव्यवस्था में बराबर का साझेदार बनाने पर कार्य किया जा रहा है। और आज विश्व जल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में कैच द रेन मिशन की शुरुआत करके आने वाली पीढ़ियों के लिए जल समृद्ध भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ये मिशन जल शक्ति अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बारिश के पानी को संरक्षित करना, पुराने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करना और भूजल स्तर को बढ़ाना था। इस मुहिम के माध्यम से बारिश की हर बूंद को सहज कर हम भविष्य में पानी की कमी से निपटने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। जल ही जीवन सिर्फ कोरा नारा न बनकर रह जाए, बल्कि जागरूकता से जन आंदोलन और इसके बाद जन भागीदारी से समस्या का समाधान हो। इसी उद्देश्य से 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 5 केंद्रित उपाय अपनाने पर बल दिया गया, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना, जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना, गहन वन रोपण, जागरूकता पैदा करना शामिल हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन देश भर के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ब्लॉकों को कवर करने वाली एक वार्षिक गतिविधि बन गई है। अभियान की सफलता का पैमाना इसी बात से निकाला जा सकता है कि पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और कुशल जल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1,67,00,000 से अधिक जल संरक्षण कार्यों को पूरा किया जा चुका है। 2021 में अभियान की शुरुआत के बाद से इसे हर साल नई धार दी गई। पिछले साल इस अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया, जिसकी थीम नारी शक्ति से जल शक्ति रखा गया। इसमें जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की अभिन्न भूमिका पर जोर दिया गया। बूंद बूंद पानी की बचत सरकार के प्रयासों से सुनिश्चित की जा रही है और अब ये हम सभी का फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ हम खुद भी जुड़ें ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक
ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इजराइल की सेना गाजा में अंदर तक घुस गई है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी गाजा में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख को मार गिराया है। एक बयान में सेना ने हमास के नेता का नाम ओसामा तबाश बताया। उसने कहा कि वह आतंकवादी समूह की निगरानी और लक्ष्यकरण इकाई का प्रमुख भी था। इस पर हमास की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इस बीच इजराइल ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में एकमात्र विशेष कैंसर अस्पताल को उड़ा दिया है, क्योंकि इजरायली नेताओं ने हमास द्वारा अपने शेष बंधकों को रिहा किए जाने तक और अधिक भूमि पर कब्जा करने की कसम खाई है। यह अस्पताल नेतजारिम कॉरिडोर में स्थित था, जो गाजा को 2 भागों में विभाजित करता है और 17 महीने तक चले युद्ध के अधिकांश समय तक इजरायली सैनिकों द्वारा नियंत्रित था। संघर्ष विराम खत्म होने के बाद इजराइल ने अब तक 600 फिलिस्तीनी नागरिकों को मार गिराया है। और खेल की खबरों की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन आज से शुरू होने जा रहा है। इस बार आईपीएल में 10 टीमें खिताब के लिए जोरदार आजमाइश करती नजर आएंगी। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। तो वहीं फाइनल मुकाबला भी 25 मई को कोलकाता में ही खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन 22 मार्च 2025 से शुरू होने जा रहा है। ओपनिंग मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। इस बार इस टूर्नामेंट में कुल 74 मुकाबले होंगे, जो भारत में 13 अलग अलग वेन्यू पर आयोजित होंगे। आईपीएल के 18वें सीजन में कुल 10 टीम हिस्सा लेंगी। इनमें चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स शामिल हैं। टूर्नामेंट लीग फॉर्मेट में खेला जाएगा, जहां सभी टीम एक दूसरे से 2-2 बार भिड़ेंगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। ये सीजन कुल 65 दिन तक चलेगा और इस सीजन में 12 डबल हेडर मुकाबले देखने को मिलेंगे। दोपहर के मैच 3:30 बजे और रात के मैच 7:30 बजे शुरू होंगे। लीग की शीर्ष 4 टीम प्लेऑफ में पहुंचेंगी। प्लेऑफ शेड्यूल की बात करें तो क्वालिफायर 1 20 मई को हैदराबाद में, एलिमिनेटर 21 मई को हैदराबाद में, क्वालिफायर 2 23 मई को ईडन गार्डन्स कोलकाता में, वहीं प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को ईडन गार्डन्स कोलकाता में ही खेला जाएगा। हर सीजन की तरह आईपीएल का 18वां सीजन भी रोमांचक मुकाबलों से भरपूर रहने की उम्मीद है। इस बार सभी 10 टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के लिए पूरा दमखम दिखाती नजर आएंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला युगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में त्रिसा गायत्री की जोड़ी ने एंटी युंग और पीएल युंग की जोड़ी को 21-18, 21-14 से मात दी। और साइबर दुनिया में धोखेबाज आपके सपनों पर ही पलते हैं, स्कैम प्लान करते हैं और आपको लूट जाते हैं। और वो युवा जो विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, वो भी इनके निशाने पर हैं। दक्षिण पूर्वी देशों में इन्हें आकर्षक ऑफर देकर वर्क वीजा नहीं बल्कि पर्यटक वीजे पर बुलाया जाता है और साइबर स्लेव यानी कि साइबर गुलाम बना लिया जाता है और इनसे भारत में कराए जाते हैं साइबर अपराध। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया बन रहे हैं इनका गढ़। म्यांमार से बचकर देश वापस लाए गए युवाओं के अनुभव सबके लिए सबक हैं। जो हमारे देश के युवा हैं, उनको एक तो नौकरी का लालच दिया जाता है। नौकरी का लालच देकर के उनको यहाँ से एक तरह से कहें इलीगली जो है वो ट्रैफिक किया जाता है, टूरिस्ट वीज़ा पर ले जाते हैं और वहाँ पर उनको फिर स्कैम कंपाउंड्स में रखा जाता है। उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और उसके बाद उनसे जो है जबरन
जो है वो साइबर अपराध करवाए जाते हैं। सोशल मीडिया विज्ञापन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे फेसबुक एड्स होते हैं, टेलीग्राम में कई चैनल्स बने हुए हैं जहां पर लोकल रिक्रूटर्स होते हैं जो हमारे देश में बैठ करके ऐसे टेलीग्राम चैनल्स को ऑपरेट कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय का जो इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पर आपको एक लिस्ट ऑफ कुछ रिक्रूटिंग एजेंट्स दिए गए हैं जिनको आप देखकर वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या जो एजेंट आपको विदेश ले जा रहा है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो काफ़ी अधिक सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। हर युवा का सपना होता है अच्छी नौकरी पाना, मेहनत से काम करना और अपना भविष्य संवारना। ऐसे लोगों को ठगने के लिए जॉब स्कैम से इन्हें टारगेट किया जाता है। आपकी जरा सी लापरवाही आपको इनके चंगुल में फंसा सकती है। कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? विदेश में नौकरी ढूंढते समय आखिर कौन सी सावधानियां बरतें? देखिए आज रात 9 बजे हमारे कार्यक्रम साइबर अलर्ट में। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात रोजगार घोटालों। कैसे भारतीय युवाओं को बहलाकर ले जाते हैं विदेश और बना देते हैं इन्हें साइबर स्लेव। ये सारी चीजें अधिकतर आप देखेंगे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, पीडीआर, वियतनाम इन देशों से हो रहा है। थाईलैंड गए थे टूरिस्ट वीज़ा पे और वहाँ से डंकी के थ्रू ये म्यांमार पहुँचे। तो इसमें कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज भी हमारे उसमें रडार पे हैं जिन्होंने इनको बाहर भेजा था। वर्क फ्रॉम होम एंड अर्न अप टू 30,000 पर मंथ। ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।